हेलो एवरीवन। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है ज्ञान सागर क्लासेस के अंदर। सो ज्ञान सागर क्लासेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों को प्रोवाइड करता है सीएमए फाउंडेशन से लेकर के सीएमए फाइनल एंड साथ ही साथ सीएमए प्लेसमेंट की भी क्लासेस। बात करूं, आप लोगों को क्लासेस जब प्रोवाइड की जाती हैं तो यहाँ पर क्लासेस तीनों मोड के अंदर आपके लिए अवेलेबल रहती हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे ऑफलाइन हो, चाहे वो रिकॉर्डेड हो। तो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं सीएमए फाइनल का एबीसी एनालिसिस। जी हां, सही सुना आप लोगों ने, सीएमए फाइनल का एबीसी एनालिसिस। जैसा कि इससे पहले स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड डायरेक्ट टैक्स का एबीसी एनालिसिस पहले से ही आ चुका है। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो जल्द से जल्द देखिए। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं आपके सीएमए फाइनल का पेपर नंबर 18 का एबीसी एनालिसिस, जहां पे मैं बात करूंगा आप लोगों से कि आप लोगों के सिलेबस के अंदर इस बार जो जून का एग्जाम होने वाला है उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से टॉपिक हमें सबसे पहले रिवीजन में लेने हैं, देयर आफ्टर उसके बाद हमें कौन से टॉपिक्स का रिवीजन करना है। एबीसी एनालिसिस शुरू करूं उससे पहले, अगर आप लोगों को किसी भी तरीके की क्लासेस से रिलेटेड इंक्वायरी है तो आप डायरेक्टली हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ में आप हमारी वेबसाइट ज्ञानसागरclasses.com पे विजिट कर सकते हैं एंड किसी भी तरीके की रिकॉर्डेड क्लासेस के लिए आप डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं cmacard.com से। आइए शुरू करते हैं एबीसी एनालिसिस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस बार के लिए हमने जो टॉपिक है उन्हें तीन कैटेगरी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया है, जिसके अंदर सबसे पहले कैटेगरी ए कैटेगरी है। इस ए कैटेगरी के अंदर मैंने उन टॉपिक्स को रखा है जो एग्जाम में रिपीटेडली बार बार पूछे जाते हैं। राइट, एक चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, इस ए कैटेगरी जब आप अपना रिवीजन करने बैठेंगे तो ए कैटेगरी के किसी भी टॉपिक को आपको नहीं छोड़ना है, आपको डिटेल में उसे पढ़ के जानना ही जानना है। क्वेश्चंस की बात करूं तो आप लोगों को सॉल्व करने हैं आपके मॉड्यूल के क्वेश्चन, आपके एमटीपी के क्वेश्चंस और आप लोगों के पास्ट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस। इस ए कैटेगरी के अंदर मैंने सबसे पहले रखा है आपका लीजिंग से रिलेटेड टॉपिक, जहां पे लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग की जाती है। ये टॉपिक हर बार हर एग्जाम में हर अटेम्प्ट में पूछा ही जाता है रिलेटेड टू द लीज। देयर आफ्टर मैं बात कर रहा हूं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की। जी हाँ, ये भी अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में रिपीटेडली आपसे पूछा जाता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक मैंने रखा है इम्पेयरमेंट ऑफ लॉस, इम्पेयरमेंट लॉस। जी हाँ, जो पर्टिकुलर कोई भी एसेट्स है जो कि फ्यूचर के अंदर इसका रिकवरेबल अमाउंट हमारे कैरिंग अमाउंट से कम रह जाता है तो जो लॉस होता है हम उसके इम्पेयरमेंट बोलते हैं। तो उससे रिलेटेड टॉपिक आपको पूरे डिटेल में पूरे इंड एस को बहुत डिटेल के अंदर आपको पढ़ के जाना है और उसी के ब्याह पे ही आपको पूरे के पूरे कंप्यूटेशन करने हैं। देयर आफ्टर इस कैटेगरी के अंदर मैंने रखा है शेयर बेस्ड पेमेंट। हालांकि हर बार एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, बट इस बार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कैटेगरी के अंदर आता है, क्योंकि इस बार अश्योर रहिए इसका एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा 7 मार्क्स का। देयर आफ्टर इस कैटेगरी के अंदर मैंने रखा है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। फिर मैंने बात की इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की, जिसका भी क्वेश्चन हर बार 7 मार्क्स का एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। इसके बाद मैंने बात की है कंसोलिडेशन की एंड लास्ट टॉपिक मैंने लिया है गवर्नमेंट अकाउंटिंग, जिसकी थ्योरी हर बार एग्जाम में पूछी जाती है। काफी स्टूडेंट का सवाल होगा कि सर आपने इसके अंदर बिजनेस कॉम्बिनेशन को क्यों नहीं रखा है। देखिए, बिजनेस कॉम्बिनेशन नो डाउट हर एग्जाम में पूछा जाता है, एक कैटेगरी में आना चाहिए, बट काफी बार होता है कि इसका क्वेश्चन कभी कभार घुमाने जैसा घुमाने टाइप का आ जाता है, लाइक थोड़ा सा टफ रह जाता है। तो आपको रिवीजन तो करना है, वैसे भी अगर आप कंसोलिडेशन पढ़ रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है, आप अपने आप कवर कर रहे हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन इन एएस नंबर 103 को भी, राइट। और उस 103 जो मैं बिजनेस कॉम्बिनेशन की बात रख रहा हूं उसको मैंने रखा है कैटेगरी बी के अंदर। अगर कैटेगरी बी के और टॉपिक के बारे में बात करूं रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे एक तो आ गया आपका फॉरेन एक्सचेंज, राइट। स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जहां पे आपको क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके एग्जाम का होता है वहां पे स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखने को मिलते हैं। 28 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया आपके ये दोनों क्वेश्चन मिला करके, जहां पे मैंने कैटेगरी ए के अंदर आपको लीज बता दिया, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बता दिया, उसके बाद इम्पेयरमेंट बता दिया, शेयर बेस्ड पेमेंट बता दिया, और अदर से इंपॉर्टेंट में आप में आ गए फॉरेन एक्सचेंज की तरफ।
देयर आफ्टर आपका आ गया फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद आपका आ गया गवर्नमेंट अकाउंट, अगेन वही थ्योरी वाला टॉपिक है, इसे आपको रखना ही रखना है। एक आपका टॉपिक आ गया नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, या तो आप इसका थ्योरेटिकल पार्ट देखिए, हो आ सकता है और हो सकता है आप लोगों को देखने को मिले रिलेटेड टू द प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ एनबीएफसी, जहां पे हम स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड एसेट्स का क्लासिफिकेशन करते हैं। एक टॉपिक आता है आपका वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कैटेगरी बी के अंदर। कॉस्ट ऑडिट जब आप पढ़ते हैं पेपर नंबर 17 में, तो वहां के लिए भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। इसके अलावा कैटेगरी बी के अंदर एक टॉपिक और आप अच्छे से याद रखिएगा, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स भी इसी कैटेगरी के अंदर आएगा, क्योंकि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में से हर बार एक क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। कैटेगरी सी के अंदर जो मैंने टॉपिक रखे हैं, उसके अंदर सबसे पहले मैंने रखा है इन एएस नंबर 115, जहां पे रेवेन्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो कैटेगरी ए और बी को सबसे पहले सबसे ज्यादा वेटेज देखते हुए कवर करने हैं, देर आप कैटेगरी सी की तरफ आएंगे। इसके बाद आपका आ गया इकोनॉमिक वैल्यू एडिड। इसके बाद आपका आ गया ऑपरेटिंग सेगमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए। थ्योरी के अंदर चले गए इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग हो गया, एक्स बी आर एल अकाउंटिंग हो गया, ये भी थ्योरी से रिलेटेड। इसके अलावा इस कैटेगरी के अंदर आ गया कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड थियोरिकल टॉपिक। तो ये पूरा का पूरा मैंने आप लोगों को जो हमारा सिलेबस है उसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करके बताया कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जब मैं प्रिपरेशन करने बैठूंगा तो सबसे पहले मैं किसकी प्रिपरेशन करूंगा, उसके बाद में क्या करनी है। अगर आप कैटेगरी सी को छोड़ करके जाना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कैटेगरी ए और बी के किसी भी टॉपिक को आप मत छोड़िए, ये मेरी आपके लिए सलाह रहेगी। अब मैं बात कर लेता हूं पेपर का पूरा एनालिसिस, कि आके पेपर की जो कैटेगरी आती है उस कैटेगरी के अंदर जो कि आपका सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए आता है। आप लोग जानते हैं आपके 14 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं, जहां पे क्वेश्चन नंबर जो 2 का ए है वो आपको हमेशा मिलेगा स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड। तो 2 के ए में आप लोगों को स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में देखने को मिल सकता है प्लांट सॉरी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। बी के अंदर आप लोगों को देखने को मिल सकता है लीज से रिलेटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 के ए के अंदर जब मैं जाता हूं तो क्वेश्चन नंबर 3 के ए के अंदर आपको मैक्सिमम टाइम पे देखने को मिलता है इम्पेयरमेंट लॉस। इसका कंफर्मेशन है, यह क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछता है। बी के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा इंड एएस नंबर 102 शेयर बेस्ड पेमेंट। अब देखिए आपके सामने मैंने 4 क्वेश्चंस रखे हैं जो कि हैं स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। हो सकता है इनका सीक्वेंस चेंज हो जाए, बट इन 4 में से एटलीस्ट 3 टॉपिक आपको एग्जाम के अंदर एज इट इज कॉपी पेस्ट देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। एक आधा टॉपिक ऊपर नीचे हो सकता है, राइट। अब मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 4 का ए, तो 4 का ए आप लोगों को मैक्सिमम टाइम पे देखने को मिलेगा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। हालांकि इंपॉर्टेंट वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स भी है, बट इस बार के लिए वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी है, एंड हो सकता है आपको शेयर्स भी देखने को मिले। 7 मार्क्स का डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 4 के बी के अंदर अगर मैं जाता हूं तो इस बार के लिए मेरे अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट है एनबीएफसी, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में से या फिर एनबीएफसी में से क्वेश्चन आता है। लेकिन इस बार के अंदर एनबीएफसी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी कुछ रूल्स के अंदर भी चेंजेस वगैरह आए हैं, तो हो सकता है कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन दे दे एनबीएफसी का भी। हाँ, लेकिन जो न्यू रूल्स आए हैं उसका अभी कोई भी इम्प्लीकेशन नहीं है, आपको क्वेश्चन को पुराने रूल्स के साथ ही चेंज करना है। जो परसेंटेज स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड्स एंड स्टैंडर्ड एसेट्स सब स्टैंडर्ड एसेट्स की होती हैं, उसी परसेंटेज के साथ ही आपको प्रोविजंस वगैरह बनाने हैं। बात करूं क्वेश्चन का 5th का ए, क्वेश्चन नंबर जो 5th का ए है वो आप लोगों को देखने को मिलता है रिलेटेड टू दी, छोटा सा एक चेंज करना पड़ेगा मुझे, जस्ट अ सेकंड। जो आपका वैल्यूएशन ऑफ शेयर बेस्ड पेमेंट, और ये भी कवर किया जा सकता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के साथ। 4th का ए जो आपको देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा एनबीएफसी से रिलेटेड। 4th का बी जो है वो आपका आएगा कंफर्म टॉपिक है रिलेटेड टू द इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, जो कि कवर होता है इन एएस नंबर 103 के अंदर। 7 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा सीक्वेंस के अंदर चेंज हो गया, राइट।
क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 फिक्स है, ये आपको देखने को मिलेगा रिलेटेड टू द बिजनेस कॉम्बिनेशन, और 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा बिजनेस कंसोलिडेशन। एक हो गया आपका इंडियस नंबर 103 का, एक हो गया आपका 110 का, राइट। इसके बाद मैं आप लोगों से बात करूं, क्वेश्चन नंबर 7 का ए, ये आपको देखने को मिलेगा वैल्यू एडेड स्टेटमेंट। काफी बार होता है कि आपसे इकोनॉमिक वैल्यू एडेड पूछ ले, बट इस बार के लिए इंपॉर्टेंट की कैटेगरी के अंदर चला जाएगा आपका वैल्यू एडेड स्टेटमेंट। और इसके साथ आपको एक 7 मार्क्स की थ्योरी देखने को मिलेगी, और वो थ्योरी का टॉपिक हो सकता है रिलेटेड टू XBRL या फिर इंटीग्रल रिपोर्टिंग से रिलेटेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पे 3 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। 4 मार्क्स की, एक तो 5 मार्क्स की थ्योरी, नेक्स्ट अगेन 5 मार्क्स की थ्योरी। ये दोनों की दोनों थ्योरी आप लोगों को मिलने वाली है रिलेटेड टू द गवर्नमेंट अकाउंटिंग, जहां पे पब्लिक अकाउंटिंग कमेटी का कंपोजिशन, जितने भी फंड्स होते हैं कितने, उनका क्या यूजेस है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। और एक जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, वो 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो हमेशा पूछा जाएगा कॉम्बिनेशन, बिजनेस कॉम्बिनेशन से, जहां से आप लोगों से प्रॉफिट, गुडविल का कैलकुलेशन, बार्गेन गेन ऑन बार्गेन परचेस का कंप्यूटेशन करवाया जाता है, राइट। तो ये था हमारा पेपर नंबर 18 कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का ABC एनालिसिस। धन्यवाद।